Hello friends, welcome to Pro Talent and I'm Nitin Parmar. I'm sure all of you are knowing that bigamy is a criminal offense and it is an offense against marriage. Okay, हिंदू धर्म में, सिख धर्म में, जैन बुद्धिज्म में बाइगामी इज नॉट अलाउड. ओके, ठीक है. अब बात ये हो रही है कि केरला हाईकोर्ट के पास एक मजेदार सा केस आया जहां पे उन्होंने एक मजेदार सा जजमेंट दिया दैट अगेन से एक कपल के बीच में अगेन से काइंड ऑफ डाइवोर्स का अग्रीमेंट हो चुका था. ठीक है, कोर्ट ने ऑर्डर दे चुका था. ठीक है, जो फीमेल थी दैट इज वाइफ थी, उन्होंने अपील करी. ठीक है, उस अपील के समय के दौरान हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली. Now, will it be considered as a bigamy or not? That's a big question we are raising here. केरला हाई कोर्ट ने भी यही लीगल केस के बारे में बात करी. आज हम समझेंगे कि इंडियन से लॉ के मुताबिक, हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड के मुताबिक बाइगामी किसको बोलते हैं, व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ बाइगामी, वेदर इट इज पनिश्ड, बाय विच लॉ इट इज पनिश्ड एंड व्हाट इज अ पनिशमेंट, एंड मोर इंपॉर्टेंटली वी विल एनालाइज दिस केरला हाई कोर्ट केस. ओके, चलिए समझते दोस्तों. बाइगामी, गेमोस मीन्स मैरिज, बाई मतलब टू, गेमोस marriage by two, so that's a two marriages. Okay, so bigamy is an offense against marriage. It is also criminal offense against IPC, and that is section 494 of IPC talks about bigamy as a marriage. Okay, bigamy is applicable for Hindus, Jains, Buddhists, Sikh, Parsis and Christians, and it is not applicable for Muslims. Muslims में in certain scenario it is not applicable. Okay, चलिए, great. Bigamy is a ground for divorce under Hindu Marriage Act. Okay, दोस्तों, it is offense against marriage as well as it is a criminal offense. आपको याद होगा adultery, okay, was you can say no longer an you can say offense under IPC, but it is an you can say ground for divorce. Okay, तो इस तरीके से bigamy is a ground for divorce as well as it is a criminal offense under IPC. Okay, दोस्तों, बेसिकली हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर दोनों पार्टीज के अपने अधिकार को प्रोटेक्ट करने के लिए ये बाइगामी को डाइवोर्स का पार्ट माना जाता है. एट द सेम टाइम इट इज यू कैन से एन ऑफेंस अगेंस्ट आईपीसी. दोस्तों, अगस्त 2009 में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया रिकमेंडेड दैट बाइगामी शुड बी मेड cognizable offense. Today it is a cognizable offense. So what is bigamy? Bigamy is a very simple scenario when a husband or a wife living, okay, so when someone is having a spouse, that spouse is living, ठीक है, they are married, ठीक है, पर मतलब फॉर एग्जाम्पल लेट्स से यू कैन से हस्बैंड और वाइफ ये दोनों जिंदा है, मैरिज इज इन अंडर सस्टेनेंस, और उस समय पे हस्बैंड किसी के साथ और यू कैन से मैरी कर रहा है या वाइफ किसी के साथ मैरी कर रहा है, दैट इज कॉल्ड यू कैन से बाइगामी. व्हेन हस्बैंड और वाइफ यू कैन से लिविंग मैरीज बट सच मैरिज इज वॉइड बाय रीजन ऑफ टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ हस्बैंड और अ वाइफ. ठीक है, तो दोस्तों बाइगामी ऑफेंस है. हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर तो वो ग्राउंड फॉर डाइवोर्स है और आईपीसी धारा के मुताबिक इट इज बेसिकली एन ऑफेंस. ओके, सो बाइगामी विल नॉट बी एप्लीकेबल टू हुम, है ना, ये समझना जरूरी है. उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है अभी थोड़ी देर में देखते हैं. उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, सबसे पहले समझ लेते हैं कि इट इज नॉट एप्लीकेबल कब, व्हेन द फर्स्ट हस्बैंड और वाइफ इज डेड. मतलब किसी ने शादी करी, फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड और वाइफ ने शादी करी, इनमें से किसी की मौत हो गई, फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड की मौत हो गई और वाइफ ने किसी के साथ शादी करी. नाउ दैट इज बाइगामी, उसको बाइगामी नहीं बोलेंगे. ठीक है, ओके. सेकेंड पॉइंट, व्हेन द फर्स्ट मैरिज हैज बीन डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द कोर्ट. दोस्तों, यही मुद्दा हुआ. ठीक है, केरला हाई कोर्ट में जो बात पहुंची, ठीक है, वहां पे ये बात हुई कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में डाइवोर्स का एक से केस पहुंचा कोर्ट में. कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि यस डाइवोर्स इज एक्सेप्टेबल. अब उस डाइवोर्स के बाद एक अपील करी गई. ठीक है, डाइवोर्स का ऑर्डर आ चुका. ठीक है, ओके, उसके बाद अपील करी गई और अपील का डिसीजन आने में बाकी है और उसके बीच में सेकेंड मैरिज हो गया. ठीक है, विल दैट बी कंसिडर्ड एज बाइगामी? दैट वाज अ लीगल क्वेश्चन.
ठीक है, वी विल कम बैक टू दैट लीगल एस्पेक्ट. आप तब तक सोच सकते हैं और या कमेंट में डाल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू यू वेदर दैट विल बी टर्म्ड एज अ बाइगामी और नॉट. ओके, सो दोस्तों, फर्स्ट मैरिज हैज बीन डिक्लेयर्ड वॉइड, ओके, बाय द कोर्ट, और फर्स्ट मैरिज हैज बीन डिसॉल्व्ड बाय डाइवोर्स. ठीक है, ये जो बात हो रही थी, दैट वाज अ फर्स्ट मैरिज वाज यू कैन से डिसॉल्व्ड बाय डाइवोर्स. डाइवोर्स हो गया. पहले वाले केस में मैरिज वाज डिक्लेयर्ड वॉइड, है ना. ऑब्वियसली कुछ बहुत सारे कारण होते हैं मैरिज को वॉइड डिक्लेयर करने के लिए. ओके, ठीक है भाई, कोई पार्टी ने किसी पार्टी को पूरी इंफॉर्मेशन नहीं बताई, ठीक है, एंड जिसकी वजह से उन लोगों को लग रहा है कि भाई देयर इज नो मैरिज बिटवीन अस, सो दैट इज कॉल्ड मैरिज इज डिक्लेयर्ड वॉइड. ठीक है, एंड द फोर्थ पॉइंट इज द फर्स्ट स्पाउस हैज बीन एब्सेंट or not heard of continually for the space of 7 years. ठीक है, parting marrying must inform the person with whom he or she is marrying for this fact. That is very important. Okay, ये बात आपको समझ में आया? Yes. चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ. तो यही इंग्रेडिएंट के बारे में बात करते हैं. ठीक है, मैरिंग अगेन ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ हस्बैंड और वाइफ, whoever having husband or wife living marries in any case in which such marriage is void by reason of it taking place during the life of such husband or wife. ठीक है, तो भैया उसको हम बोलेंगे कि ये गलत है, ये चलेगा नहीं और ये ऑफेंस है, और उसमें सजा होती है 7 साल की. ओके, ठीक है, कुछ एक्सेप्शन है. पहला एक्सेप्शन, ठीक है, द एक्सेप्शन दिस मतलब दिस लॉ विल नॉट एक्सटेंड टू एनी पर्सन हुज मैरिज विद सच हस्बैंड और वाइफ हैज बीन डिक्लेयर्ड वॉइड बाय अ कोर्ट. कोर्ट ने वॉइड करा. कोर्ट वॉइड किस ग्राउंड पे कर सकती है? 2 ग्राउंड. ठीक है, इट इज वॉइड बिकॉज ऑफ सम फैक्चुअल एस्पेक्ट. ओके, ठीक है, एंड सेकेंड इज बिकॉज ऑफ डाइवोर्स. ठीक है, डाइवोर्स के बेसिस के ऊपर उन्होंने वॉइड कर दिया, चलेगा. या कोई बंदा हस्बैंड या वाइफ हैज बीन कंटिन्यूअली एब्सेंट फ्रॉम सच पर्सन फॉर अ स्पैन ऑफ 7 years. 7 साल तक शादी मतलब शादी हो गई और 7 साल तक वो साथ में ही नहीं आ रहा है. भैया, मैरिज का मेजर ऑब्जेक्टिव है कोहैबिटेशन, साथ में रहना. ये सुनो, अब आदमी साथ में रहने के लिए आ ही नहीं रहा है, तो किस बात का शादी, किस बात का मैरिज, किस बात का परेशानी? ये सुनो, दैट इज व्हाट द पॉइंट इज. ठीक है, और उस बंदे के बारे में कभी सुना नहीं कि वो जिंदा है. फॉर एग्जाम्पल, वो भाई साहब गए केदारनाथ, केदारनाथ में कहीं गुम हो गए और वो लेकिन से कुछ समय तक उसको सुना नहीं. ये सुनो, कितने समय तक नहीं सुना? शैल नॉट हैव बीन हर्ड बाय सच पर्सन एज बीइंग अलाइव विद इन दैट टाइम प्रोवाइडेड अ पर्सन. ठीक है भाई, कितने समय तक? ऑन एन एवरेज दैट इज यू कैन से सम अराउंड 7 years तक, 7 साल तक उसके बारे में सुना नहीं. ठीक है, कि भाई वो जिंदा है या मर गया, विच इज टर्म्ड एज कि भैया अब वो जिंदा नहीं है या जो भी हो, अब भूल जाओ और नई शादी करनी है, कर लो, मूव ऑन, है ना. ऐसा बोलते हैं ना कि इट्स अ मूव ऑन का दुनिया है. ओके, सो द पॉइंट इज कि ये सब एक्सेप्शन लगते हैं. ठीक है, सो बड़ा क्वेश्चन, क्या लीगल क्वेश्चन इस केरला हाई कोर्ट के पास आया, इज दिस वेदर एन ऑफेंस अंडर द सेक्शन 494. So after understanding what is bigamy and what the law says, the big question which is arising in front of Kerala court was this, that whether the offense under section 494 and 114 of IPC would stand attracted when the second marriage was solemnized after the decree of divorce of the first marriage but before the culmination of appeal. दोस्तों, मतलब क्या हुआ कि कोर्ट में पहुंचा कि भाई हमको डाइवोर्स चाहिए. कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि यस, गो अहेड, देयर इज अ डाइवोर्स. ओके, पर डाइवोर्स का ऑर्डर देने के बाद आप अपील तो करोगे, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अपील. सो उन्होंने अपील करी. अपील का डिसीजन आने में टाइम है, उसके बीच में इन्होंने शादी करी. दिस इज डाइवोर्स का डेट. ओके, डाइवोर्स का ऑर्डर आ चुका कोर्ट के द्वारा. Yes or no? So will it be considered as a divorce? क्योंकि अब बात हुई अपील करी. सवाल यह पैदा होता है कि कोर्ट ने बोल दिया कि डाइवोर्स हो गया, अब एक बंदा बोले कि नहीं मुझे उसको अपील करना है. विल दैट अपील बी कंसिडर्ड एज कि मैरिज चल रहा है? ठीक है, विच मीन्स द मैरिज इज सस्टेनिंग. दैट्स अ बिग क्वेश्चन. The idea is when the
court has ordered that it is a divorce and one party says no, I want to appeal on this, okay, ठीक है, तो उसमें दोनों पार्टी के नजरिए से अगर हम देखें, जिसको लगा कि वे डाइवोर्स हो चुका है उसको तो सीधा ही मतलब है कि कोर्ट बोल चुका है, ठीक है, अब मेरे को तो मेरे लिए मैरिज का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, आई डू नॉट वांट टू स्टे टुगेदर एंड देयरफॉर टाटा बाय बाय, ठीक है। अब दूसरा बंदा बोलता है कि नहीं भैया, है ना, ठीक है, अभी तो अपील होना बाकी है, मुझे लगा ये सही बात नहीं है कि ये जो डाइवोर्स हुआ वो सही बात नहीं है, ठीक है, और वो सही ग्राउंड पे है नहीं, तो आई वांट टू अपील। सो अब इन दोनों की लड़ाई को, इन दोनों के बीच में जो सिनारियो है उसमें कहीं ना कहीं जजमेंट देने की जरूरत पड़ती है। सो केरला हाई कोर्ट ने क्या बोला? केरला हाई कोर्ट ने बोला दैट सेकेंड मैरिज व्हाइल डाइवोर्स केस इज पेंडिंग, ठीक है, ये अपील का केस पेंडिंग है, ठीक है, और डाइवोर्स हो चुका है पहले वाले केस के मुताबिक, और इस समय पे किसी ने सेकेंड मैरिज किया, देन इट विल नॉट बी अगेंस्ट this section 494 and it will not be termed as contempt of court। दोस्तों, ये फेमस केस कॉल्ड मनोज वर्सेस स्टेट ऑफ केरला एंड अदर, केरला हाई कोर्ट held that if a party enters into second marriage when the appeal of the decree of divorce of the first marriage is still pending, he or she will not be guilty of the offense of bigamy under section 494 of the Indian Penal Code if the appeal is subsequently dismissed। अगर अपील subsequently dismiss करी गई, ठीक है, then it will not be termed as an offense of 494 IPC, ठीक है। This is a very important judgment by Kerala High Court। अब हुआ क्या ये समझते हैं, ठीक है। ये केस के अंदर जो फर्स्ट मैरिज हुआ उसमें उसको बोला जाएगा फर्स्ट वाइफ, ठीक है ना। एट द इंस्टेंस ऑफ फर्स्ट वाइफ, कॉग्निजेंस वाज टेकन फॉर द ऑफेंसेस अंडर 494 of IPC and it was read with 114 section 34 in IPC, ठीक है। You can say Chavakad on the allegation that during the pendency of the appeal against the decree of divorce, her husband entered into the second marriage. Husband challenged this in the High Court, okay। In order to constitute offense of 494 IPC, it must be satisfied that the accused have contracted a first marriage, ठीक है। The having married again, the first marriage must be subsisting and the spouse must be living। ये कंडीशन है, ठीक है। क्या कंडीशन है भैया? हस्बैंड और वाइफ के बीच में मैरिज होना चाहिए, ठीक है। हस्बैंड ने वापस मैरी किया होना चाहिए, ये सुनो, पहला मैरिज सबसिस्टेंस में होना चाहिए, स्पाउस मस्ट बी लिविंग, ठीक है। तो भैया हम मान लेंगे कि 494 का ऑफेंस हुआ और उसको बाइगामी माना जाएगा और उसकी वजह से वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है और पुलिस आके सीधा पकड़ सकती है, ठीक है। दैट इज हाउ द आइडिया इज, ठीक है। और साथ में कुछ और एक्ट भी पढ़ लेते हैं। सेक्शन 15 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट क्या बोलता है? इट सेज दैट आफ्टर द डिक्री ऑफ डिसॉल्विंग द मैरिज, जब मैरिज का ऑर्डर आया कि भाई अब उसको डिसॉल्व कर दीजिए, डाइवोर्स हो गया, इधर there is no right of appeal against the decree, कोई आपके पास right of appeal बचा नहीं है, और if there is such right at the time of appealing it has expired without an appeal having been presented, or an appeal has been presented but has been dismissed। बात यह है, ठीक है। सेक्शन 15 क्या बोलता है? या तो आपके पास अपील का कोई अधिकार नहीं है। अगर आपके पास अधिकार है, चलिए मान लेते हैं कि आपके पास अधिकार है ना। किस चीज का अधिकार है? अपील करने का अधिकार है, ओके। जब आपके पास अपील करने का अधिकार है, ठीक है, और वो अपील करने का एक से जो भी अधिकार है वो एक्सपायर हो चुका है, ठीक है, या अपील करने का टाइम एक्सपायर हो गया है, या अपील आपने कर दी है, ठीक है, पर वो अपील डिसमिस कर गई है, देन इट शैल बी लॉफुल either of the party to the marriage to marry again, which is very obvious। section 15 ये बोलता है। section 17 क्या बोलता है? that any marriage between two Hindus solemnized after commencement of this act is void if at the date of such marriage either party had a husband or a wife living, ठीक है। अब आप देखिए section 17 क्या बोलता है कि भाई ये जब ये लॉ लग गया उसके बाद, ठीक है, अगर
कोई बंदा रीमैरी करता है और रीमैरी के दौरान जिस दिन रीमैरिज करता है उस दिन उसके पास कोई कैन से इधर पार्टी हस्बैंड और वाइफ होनी चाहिए. अब मानो कैन से ये मैरिज डिसॉल्व हो गया है बाय डाइवोर्स, उस समय पे अब डिसॉल्व हो गया, कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, दैट्स इट, सामने वाला अपील करा है, ठीक है, बराबर है, पर मैरिज तो डिसॉल्व हो गया ना, मतलब अब मैरिज के रीमैरी करना तो बिल्कुल पॉसिबल है. यस और नो? सो इन दिस केस second marriage was solemnized after the decree of divorce by the family court but during the pendency of appeal. ठीक है, but it is admitted fact that appeal ended in a dismissal subsequently confirming the decree of divorce. बाद में ये हुआ कि appeal was you can say dismissed. ठीक है, अब अपील डिसमिस हो गई. अब आप समझिए क्या हुआ. ठीक है, डाइवोर्स का डेट आया, अपील का डिसीजन आने का डेट बाकी है. लेट अस अज्यूम जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी 1 जनवरी 2021 डाइवोर्स का डेट आया, अपील करके रखी हुई है, अपील का फाइनल डिसीजन आया 31 मार्च 2021. ठीक है, अब इसके बीच में वो बंदे ने शादी कर ली. ठीक है, अपील सब्सिक्वेंटली कैंसिल हो गई. अब ये जो मैरिज किया, ठीक है, इसके दौरान 1 जनवरी और 31 मार्च के बीच में जो मैरिज किया उसको हम क्रिमिनल ऑफेंस मानेंगे. ठीक है, तो अब आया कंसेप्ट कॉल्ड डॉक्ट्राइन ऑफ मर्जर. कोर्ट ने ये बोला दैट डॉक्ट्राइन ऑफ मर्जर विल बी एप्लीकेबल. व्हाट इज अ डॉक्ट्राइन ऑफ मर्जर? दिस इज अ कंसेप्ट इन सिविल प्रोसीजर. समझिए, मर्जर डॉक्ट्राइन इज अ पार्ट ऑफ सिविल प्रोसीजर. ठीक है, ओके, इट सेज दैट व्हेन लिटिगेंट्स agree to a settlement and then seek to have that settlement incorporated into a court order, the court order actually extinguishes the settlement and replaces it with authority of the court to supervise the behavior of the party. ठीक है, मतलब अब आपका मैरिज, जैसे इस केस में मैरिज इस तारीख को हुआ था, है ना, अपील करी, अपील खारिज हो गई है, अपील खारिज हो गई है, विच मीन्स अब ये जो मैरिज हुआ, ठीक है, वो मैरिज इस पर्टिकुलर तारीख के बाद हुआ. अगर ये मैरिज इस तारीख के बाद हुआ देन दैट इज एक्सेप्टेबल. समझ आया? ठीक है, विच मीन्स डाइवोर्स कौन सी तारीख से माना जाएगा? विल डाइवोर्स विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम द डेट ऑफ 31st of March और विल बी कंसिडर्ड फ्रॉम 1st of January? आइडियली इट शुड बी कंसिडर्ड फ्रॉम 1st of January. Yes or no? That is called doctrine of merger. कि भाई आपका कोई दूसरा कोर्ट का ऑर्डर आया, ठीक है, so the family court will stand merged into appellate decree and decree would operate not from the date of first appellate decree but from the date of decree of divorce granted by the family court. फैमिली कोर्ट ने जिस तारीख से जजमेंट दिया उस तारीख से ये डाइवोर्स माना जाएगा, अपील की तारीख से नहीं माना जाएगा. विच मीन्स इस समय के बीच में जो शादी करी दैट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी एन ऑफेंस. यस और नो? समझ में आ गया दोस्तों? द डिक्री ऑफ डाइवोर्स कंफर्म्ड इन द अपील वुड स्टैंड इफेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑफ ओरिजिनल डिक्री ऑफ द फैमिली कोर्ट. समझ आया आपको? ठीक है, ठीक है. If that be so, on account of confirmation of the decree of divorce in appeal, the first marriage will stand dissolved from the date of decree of family court, and thereafter it cannot be said that there exists a subsisting marriage relationship or a living spouse for the purpose of section 494. एक बार ऑर्डर आ चुका है कि भाई आपका डाइवोर्स एक्सेप्टेबल है, अब उसको अपील किया तो अब उसको सबसिस्टिंग मैरिज नहीं माना जाएगा. इज दैट कंफर्टेबल? ग्रेट. सो यहां पे ये समझना जरूरी है दैट वंस अपील एंडेड इन द डिसमिसल confirming the decree of divorce of the family court, it would come under the section 15 of the act irrespective of the fact that marriage was solemnized either before the present of appeal or before the culmination of appeal. ठीक है, तो भैया अपील का डिसीजन आया या नहीं आया, ठीक है, या अपील करी या नहीं करी, एक बार फैमिली कोर्ट ने डिसीजन दे दिया, उसके बाद अगर कोई मैरिज सोलमनाइज करता है देन दैट इज एक्सेप्टेबल और उसको बाईगामी के ऑफेंस में नहीं माना जाएगा. ठीक है, समझ आया आपको? ठीक है, इज दैट वेरी क्लियर? चलिए, बहुत अच्छी बात है, मजेदार सा केस था. इट हैज गिवन अस अ स्कोप
to learn new things. Okay, thank you very much for watching this दोस्तों. अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है इसको लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, tell to large number of people to be part of Pro Talent. Thank you very much and all the best.